नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूँ। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले कि आज की सुर्खियाँ शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का सिलसिला। फरीदाबाद को मिला एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा निजी अस्पताल। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के फरीदाबाद में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बने अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। आधुनिक चिकित्सा तकनीकों से लैस 2600 बिस्तरों वाला यह अस्पताल एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा निजी अस्पताल है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस अवसर पर उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही देश ने एक नई ऊर्जा के साथ आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। हमारे इस अमृत काल में देश के सामूहिक प्रयास प्रतिष्ठित हो रहे हैं, देश के सामूहिक विचार जागृत हो रहे हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है, जहां आरोग्य आध्यात्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आयुर्विज्ञान एक वेद है। हमने हमारी मेडिकल साइंस को भी आयुर्वेद का नाम दिया है। हमारे धार्मिक और सामाजिक संस्थानों द्वारा शिक्षा चिकित्सा से जुड़ी जिम्मेदारियों के निर्वहन की व्यवस्था एक तरह से पुराने समय का पीपीपी मॉडल ही है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो कहते हैं, लेकिन इसे परस्पर प्रयास के तौर पर भी देखता हूं। पीएम ने कहा कि इस बार लाल किले से मैंने अमृतकाल के पंच प्राणों का एक विजन देश के सामने रखा है। इन पंच प्राणों में से एक है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग करना। इसकी इस समय देश में खूब चर्चा हो रही है। इस मानसिकता का जब हम त्याग करते हैं तो हमारी कार्यों की दिशा भी बदल जाती है। उन्होंने कहा कि आप सभी को ध्यान होगा कि जब भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई थी तो भी कुछ लोगों ने इसका दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी। इस दुष्प्रचार की वजह से समाज में कई तरह की अफवाहें फैलने लगी थी। अमृता अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व हरियाणा सरकार के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया है। फिटनेस और खेल जैसे विषय तो हरियाणा के संस्कारों में ही है। इससे पूर्व हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का फरीदाबाद पहुंचने पर स्वागत किया। अब चलते हैं बिहार की ओर। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विधानसभा में चली लंबी चर्चा के बाद कराए गए मतदान में सरकार के पक्ष में 160 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 0। मतदान का भारतीय जनता पार्टी ने बहिष्कार किया, क्योंकि चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के भाजपा नेताओं पर हमला बोलने की बजाय भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा। इसके विरोध में भाजपा के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। हालांकि पहले ध्वनि मत से ही मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए विश्वास मत के प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया गया था, लेकिन कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी की ओर से विश्वास मत की वैधता को पुख्ता करने एवं बिहार की जनता में मजबूत संदेश देने की दृष्टि से प्रस्ताव पर मत विभाजन कराने की मांग की गई। इस पर उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने मत विभाजन कराया और सरकार के विश्वास मत को सदन में बहुमत के साथ पारित घोषित किया।
उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी द्वारा सदन में ध्वनि मत से विश्वास मत पारित होने की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान वॉकआउट कर गए विपक्षी दल के विधायक पुनः सदन में वापस आ गए थे। भाजपा की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने मत विभाजन कराने का विरोध किया, यह कहते हुए कि यह नियम विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि एक बार आसन की ओर से विश्वास मत पारित होने का निर्णय सुना दिया गया तो फिर मत विभाजन कराना नियम विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इस तरह से सदन नहीं चल सकता। इस मामले पर तारकेश्वर प्रसाद और उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के बीच थोड़ी नोकझोंक भी देखने को मिली। भाजपा नेता उपाध्यक्ष से समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उपाध्यक्ष मत विभाजन कराने पर अड़े रहे। एक बार फिर भाजपा के सभी विधायक सदन से उपाध्यक्ष के इस निर्णय के विरोध में वॉकआउट कर गए। अंततः मत विभाजन से नीतीश कुमार सरकार को विश्वास मत हासिल हुआ। दोपहर से लगातार बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा में लगभग सभी दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी। एक तरफ 8 दलों का समर्थन नीतीश कुमार को हासिल है, उन सभी दलों के नेताओं ने इस सरकार के विश्वास मत के समर्थन में अपनी बात रखी, तो दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं ने उनका विरोध किया। चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें बिहार की भाजपा इकाई के नेताओं से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी मांग पर कभी भी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से प्रधानमंत्री के समक्ष बारंबार पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित करने की मांग की गई, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की गई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनकी एक भी बात केंद्र सरकार ने नहीं सुनी। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जितनी योजनाएं चल रही हैं सभी प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी योजना बताकर अपने पक्ष में प्रचार प्रसार करती रही है। उन्होंने हर घर जल योजना की चर्चा करते हुए कहा कि यह योजना उनके पिछले कार्यकाल की 7 निश्चय में शामिल थी, तब राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका गठबंधन था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र सरकार ने पहले 6000 करोड़ रुपए देकर इस योजना को केंद्र की योजना के तौर पर घोषित करने को कहा, लेकिन उन्होंने नकार दिया था। उन्होंने कहा कि फिर केंद्र सरकार की ओर से योजना के लिए राशि जारी कर इसे केंद्र की योजना का नाम देने की मांग की, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश में बिहार जैसे गरीब राज्य में ही सबसे पहले हर घर जल योजना शुरू की गई थी, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू करने का अभियान चलाया। नीतीश कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाने की योजना पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल की है। इस पर बिहार सरकार लगातार काम करती रही है और प्रदेश के प्रत्येक गांव में सड़कों का निर्माण करवाया गया है, लेकिन वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार इस योजना को भी केंद्र सरकार की योजना बताकर अपनी पीठ थपथपाने में जुटी रहती है। उन्होंने भाजपा विधायकों को बारंबार यह समझाने की कोशिश की कि उनसे उनकी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सभी मिलकर काम करते रहे हैं। उन्हें तो दिल्ली में बैठने वाले भाजपा के आकाओं से निराशाजनक व्यवहार मिलता रहा है। इधर बिहार विधानसभा की बैठक शुरू होने से पहले ही बिहार में 3 राजद नेताओं के 24 ठिकाने पर सीबीआई की आज छापेमारी हुई। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले ही सीबीआई ने बुधवार को कथित जमीन रेलवे नौकरियों के मामले में बिहार में छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी की यह कार्रवाई राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अशफाक करीम, फैयाज अहमद और एमएलसी सुनील सिंह के घर पर आज दिन भर चली। इन नेताओं के घर और अन्य ठिकाने पर आज सुबह ही एजेंसी की टीम आधम की। खबर है कि करीब 24 लोकेशंस पर सीबीआई की रेड हुई। इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, कटिहार, मधुबनी भी शामिल है। गुरुग्राम में अर्बन क्यूब 71 मॉल है, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके करीबियों का बताया जा रहा है। यहां भी रेड की गई है। हालांकि इस मॉल को लेकर आज विधानसभा में चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सिरे से
खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद बात है, इस मॉल का उद्घाटन तो भाजपा के ही किसी सांसद ने किया है, जबकि किसी हरियाणा के व्यवसायी का यह मॉल है। उन्होंने कहा कि एमएलसी और बिस्कोमान पटना के अध्यक्ष सिंह ने कहा कि यह जानबूझकर किया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। वे यह सोचकर ऐसा कर रहे हैं कि डर के मारे विधायक उनके पक्ष में आएंगे। एमएलसी सुनील सिंह के घर सीबीआई आज सुबह 7:30 बजे ही पहुंच गई थी। इस छापेमारी से पटना के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। एमएलसी सुनील सिंह के अलावा आरजेडी के 2 और बड़े नेताओं के घर पर भी सीबीआई ने रेड की है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर पर भी सीबीआई पहुंची। इससे पहले भी अशफाक करीम के घर पर रेड हो चुकी है, जिसमें करोड़ों रुपए उनके घर से बरामद किए गए थे। इसके साथ ही एक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद के मधुबनी में ईडी की छापेमारी चल रही है। डॉक्टर फैयाज अहमद विस्फी से राजद के भूतपूर्व विधायक और वर्तमान में राजद कोटे से राज्यसभा सांसद बने हैं। डॉक्टर फैयाज अहमद का मेडिकल कॉलेज के अलावे स्कूल, बीएड कॉलेज सहित कई शिक्षण संस्थान भी हैं। बताया जाता है कि इस बात की आशंका राजद नेताओं को पहले से ही थी। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कल रात यानी मंगलवार रात को ही ट्वीट कर इसकी आशंका व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी की तैयारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी बिहार में सत्ता गंवाने को लेकर उग्र है। शक्ति सिंह यादव ने ट्वीट कर कहा था कि बौखलाई हुई भाजपा के सहयोगी सीबीआई, ईडी, आईटी बिहार में अतिशीघ्र ही रेड की तैयारी कर रहे हैं। पटना में जमावड़ा शुरू हो चुका है, कल का दिन महत्वपूर्ण है। सीबीआई की छापेमारी को लेकर सुनील सिंह ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। सुनील सिंह का कहना है कि बीजेपी के निर्देश पर ही छापेमारी की जा रही है। वहीं इस छापेमारी को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि इसे एजेंसियों की छापेमारी न कहिए, इसे बीजेपी के संगठनों की छापेमारी कहिए। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने तो सरकार बनने के बाद ही कहा था कि आइए हमारे घर में दफ्तर खोल लीजिए। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हाँ, उन्होंने विधानसभा में चर्चा के दौरान भी इस पर कुछ नहीं बोला, जबकि तेजस्वी यादव ने इसकी तीव्र आलोचना की है और उन्होंने सीधे केंद्र सरकार को चुनौती दी कि वो इससे डरने वाले नहीं हैं, ना ही उनके विधायक और ना ही उस पार्टी के कार्यकर्ता। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का पद से इस्तीफा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन में अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहते हुए घोषणा की कि वे बहुमत का सम्मान करते हुए यह निर्णय ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का बेहद सधे हुए अंदाज में जवाब दिया और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि आगे की कार्यवाही का संचालन विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य और पीठासीन सभापति नरेंद्र कुमार यादव करेंगे। उनके इस्तीफे की घोषणा के साथ ही बिहार में नए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो गया, जबकि इसको लेकर होने वाली तकरार को भी विराम मिल गया। विजय कुमार सिन्हा के इस संतुलित कदम ने इस विवाद को लेकर जताई जा रही आशंका को निर्मूल साबित कर दिया है। बिहार में महागठबंधन सरकार के गठन के बाद 24 अगस्त बुधवार का दिन सरकार के फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत हासिल करने के लिए निर्धारित किया गया था। आज निर्धारित एजेंडे के अनुसार सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं जो न तो तथ्यात्मक हैं और न ही नियमों के अनुकूल। इधर दिल्ली में वाक युद्ध भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जारी है। भाजपा ने शराब घोटाले पर मनीष सिसोदिया से पूछे 6 सवाल। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बार फिर शराब नीति से संबंधित समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि मनीष सिसोदिया आप बच नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई करना और भ्रष्टाचारियों को अंजाम तक पहुंचाना यह देश के संविधान का दायरा है।
पत्रकार वार्ता में डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि सिसोदिया जी, आपने भ्रष्टाचार किया है, इसका सबूत मौजूद है, जांच हो रही है। संबित पात्रा ने बल देते हुए कहा कि जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में विगत कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी घिरी नजर आ रही है। संबित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी कुचेष्टा कर रही है कि इधर उधर की बातें करें, लेकिन जो मुद्दे की बात है, मनीष सिसोदिया ने करोड़ रुपए का घपला किया कि नहीं, उस पर जवाब नहीं दे रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि समिति की रिपोर्ट को दरकिनार कर पंजाब में चुनाव के लिए खर्चा निकाला गया। इससे स्पष्ट है कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। भाजपा प्रवक्ता ने समिति की रिपोर्ट प्रेस वार्ता में रखते हुए मनीष सिसोदिया से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार कर शराब माफियाओं से पैसा लेके रिटेल का काम कार्टेल को क्यों दिया। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि न्यू एक्साइज पॉलिसी के लिए गठित कमेटी का प्रस्ताव नई शराब नीति लागू करते वक्त क्यों दरकिनार किया। और आगे उन्होंने पूछा कि होलसेल का काम निजी कंपनियों को क्यों दिया गया, रेवड़ी की तरह शराब के ठेके क्यों बांटे गए। इधर आम आदमी पार्टी ने भी आज भाजपा पर बम फोड़ा। आम आदमी पार्टी का भाजपा पर 20 करोड़ देकर एमएलए तोड़ने का आरोप लगाया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच वाक युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि बीजेपी ने आपके 4 एमएलए को भाजपा में आने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से कहा गया कि भाजपा में आओ, 20 करोड़ लो, साथ ही दूसरे एमएलए तोड़ कर लाओ, 25 करोड़ लो। पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी के 4 विधायक भी मौजूद थे, जिन्होंने भाजपा नेताओं का नाम लिए बिना रिश्वत का ऑफर देकर पार्टी में शामिल होने का ऑफर देने के आरोप लगाए। इसको लेकर आपकी राजनीति समिति की बैठक भी बुलाई गई है। राज्यसभा सांसद ने जोर देते हुए कहा कि एक तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल हैं जो इंडिया को नंबर 1 बनाने के मिशन में लगे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो दूसरी पार्टियों को तोड़ने में लगे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद आपके 4 एमएलए ने ऑपरेशन लोटस को ऑपरेशन बोगस बना दिया है। संजय सिंह ने कहा कि आपके बहादुर विधायकों ने साबित किया कि ये केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं, ईडी सीबीआई से डरने वाले नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि ये बेहद गंभीर मामला है। स्थिति का जायजा लेने के लिए और आगे की रणनीति बनाने के लिए आज शाम को उन्होंने अपने आवास पर आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई है। पत्रकार वार्ता में आप एमएलए संजीव झा, सोमनाथ भारती, अजय दत्त और कुलदीप कुमार में से किसी ने कहा कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक और किसी ने कहा कि पूर्व सांसद मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ लेकर बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो जो मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है वो हर एमएलए के साथ होगा। अब एक मीडिया के क्षेत्र से बड़ी खबर है। एनडीटीवी पर परोक्ष रूप से अदानी ग्रुप का होगा कब्जा। अदानी एंटरप्राइजेज ने मंगलवार को कहा है कि उसकी मीडिया इकाई नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड यानी एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके अलावा मीडिया हाउस में अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी खरीदने की भी पेशकश की गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार अदानी की इकाइयों ने एनडीटीवी के 294 रुपये प्रति शेयर की दर से 26% हिस्सेदारी के लिए 493 करोड़ रुपए की खुली पेशकश की है। मीडिया कंपनी के शेयर मंगलवार को 5% की तेजी के साथ 376.55 रुपये पर बंद हुए। विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने एएमजी मीडिया नेटवर्क्स और अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ मिलकर एनडीटीवी के 1,67,62,530 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक शेयर धारकों से 294 रुपये प्रति शेयर की कीमत की पेशकश
की है, जिसका अंकित मूल्य 4 रुपए है। इसकी सार्वजनिक घोषणा जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड द्वारा की गई है, जो अधिग्रहण करने वाली कंपनियों की ओर से खरीद के प्रस्ताव को मैनेज कर रही है। बताया जाता है कि अदानी समूह की मीडिया शाखा एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड परोक्ष रूप से मीडिया क्षेत्र की बड़ी कंपनी एनडीटीवी में 29.18% यानी 29.18% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। आपको बता दें कि एनडीटीवी देश का एक प्रमुख मीडिया हाउस है। इसके 3 राष्ट्रीय समाचार चैनल हैं, जिनमें एनडीटीवी 24x7, एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी प्रॉफिट शामिल है। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल भी मजबूत स्थिति में है और कुल मिलाकर इनके 35 मिलियन से भी अधिक दर्शक व फॉलोवर हैं। सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले समाचारों में से एनडीटीवी एक है। एनडीटीवी ने वित्त वर्ष 2022 में 123 करोड़ रुपए के ईबीआईटीडीए और 85 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के साथ 421 करोड़ रुपए का कुल राजस्व दर्शाया है। इधर इस एक्विजिशन की खबर पर एनडीटीवी की प्रतिक्रिया आज आ गई है। एनडीटीवी ने अपने साइट एनडीटीवी खबर पर कहा है कि अपनी पत्रकारिता से कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। नई दिल्ली टेलीविजन यानी एनडीटीवी अथवा इसके संस्थापक प्रवर्तकों राधिका एवं प्रणव राय से किसी भी प्रकार की चर्चा के बिना विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उन्हें एक नोटिस दिया गया है, ऐसा एनडीटीवी का कहना है, जिसमें कहा गया है कि उसने वीसीपीएल ने यानी RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का नियंत्रण हासिल कर लिया है। इस कंपनी के पास एनडीटीवी के 29.18% शेयरों का मालिकाना हक है। RRPRH को अपने सभी इक्विटी शेयरों को वीसीपीएल को हस्तांतरित करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। एनडीटीवी द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि वीसीपीएल ने अपने जिस अधिकार का प्रयोग किया है वह वर्ष 2009-10 में एनडीटीवी के संस्थापकों राधिका और प्रणय राय के साथ किए गए उसके कर्ज समझौते पर आधारित है। एनडीटीवी के संस्थापक था कंपनी यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि वीसीपीएल द्वारा अधिकारों का यह प्रयोग एनडीटीवी के संस्थापकों के किसी इनपुट, बातचीत अथवा सहमति के बिना किया गया है और एनडीटीवी के संस्थापकों को भी एनडीटीवी की ही तरह अधिकारों के इस प्रयोग की जानकारी आज ही मिली है, ऐसा एनडीटीवी की ओर से कहा गया है। उस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि हाल ही में दरअसल एनडीटीवी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना दी थी कि संस्थापकों की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एनडीटीवी ने अपने मूल काम यानी अपनी पत्रकारिता से कभी कोई समझौता नहीं किया है। यह भी कहा गया है कि हम आज भी उसी पत्रकारिता के साथ गर्व से खड़े हैं। अब एक खबर देश की सर्वोच्च अदालत से। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम मामले में दिया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले फैसला सुनाया कि बेनामी कानून को केवल संभावित रूप से लागू किया जा सकता है और पूर्वव्यापी रूप से नहीं। सर्वोच्च अदालत ने इस अधिनियम की धारा 3(2) को असंवैधानिक करार दिया है, यानी इस नियम के बनने से पूर्व के किसी भी मामले में यह लागू नहीं होगा। इस निर्णय से बेनामी संपत्ति मामले में कार्रवाई की आशंका से पीड़ित बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को राहत मिलेगी जिन पर सरकारी तलवार लटकी हुई है। देश के कई व्यवसायी बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम पर इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि यह बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 1 नवंबर 2016 को देश में लागू किया गया था, लेकिन अब शीर्ष अदालत ने कहा कि 2016 के अधिनियम का केवल संभावित प्रभाव है और इस प्रकार संशोधन से पहले की गई सभी कार्रवाइयों को रद्द करने का निर्णय सुनाया। यानी नियम बनने के बाद के मामले में यह लागू होगा, न कि इससे पहले के मामले पर। आपको बता दें कि बेनामी अधिनियम की धारा 3, जिसे अदालत ने असंवैधानिक करार दिया है, का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का बेनामी लेन देन करता है उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना की अगुवाई वाली पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में यह फैसला सुनाया है। इसमें कहा गया था कि 2016 का संशोधन अधिनियम प्रकृति में संभावित था,
इस नए कानून ने बेनामी के रूप में वर्गीकृत लेन देन की परिभाषा का विस्तार करते हुए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद कई बड़े फर्म और बड़े व्यवसायी जांच के दायरे में आ गए थे। इससे व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि सरकार ने ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी जिन्होंने बेनामी लेन देन इस नियम के लागू होने से पहले किए थे। खबर है कि भारत सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट ने इस कानून के तहत पहले की अवधि के लिए नकद लेन देन और बेनामी संपत्ति सौदों के लिए हजारों नोटिस जारी किए थे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद रोक लग गई और उन्हें बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान की सीमा में ब्रह्मोस मिसाइल दागने के मामले में वायुसेना के 3 अधिकारी बर्खास्त। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान की सीमा में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल दागने के मामले में भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार और भारतीय स्पेस तकनीक व मेंटेनेंस को लेकर बड़ी आलोचना हुई थी। सरकार की ओर से मंगलवार को इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। इस मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घटना के वक्त संसद के दोनों सदनों में बयान देना पड़ा था। इसमें देश और दुनिया को मुकम्मल व्यवस्था के बारे में आश्वस्त किया गया था। देश में विपक्ष ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे। एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने पाया कि दुर्घटनावश ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने की घटना में 3 अधिकारियों ने मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का पालन नहीं किया। 9 मार्च को ब्रह्मोस फायर किया गया था और मिसाइल पाकिस्तान में गिरी थी। वायुसेना ने एक बयान में कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल गलती से 9 मार्च 2022 को दागी गई थी। इस घटना के लिए जिम्मेदारी तय करने सहित मामले की जांच के लिए गठित कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने पाया कि मानक संचालन प्रक्रिया यानी इसके लिए निर्धारित SOP का पालन नहीं करते हुए 3 अधिकारी इस एक्सीडेंटल फायरिंग में शामिल थे। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बिना हस्ताक्षर वाली फाइल LG को भेजते हैं? बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। खबर है कि दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक अहम चिट्ठी लिखकर उन्हें चेताया है। उनके पास CM के बिना दस्तखत के प्रस्ताव की फाइलें आ रही हैं। LG ने कहा है कि उनकी अप्रूवल के लिए CM के दस्तखत वाली फाइलें आनी चाहिए। अपने पत्र में दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को साफ तौर पर लिखा है कि आपके दफ्तर की तरफ से मेरे पास अप्रूवल के जो प्रपोजल आते हैं उसमें लिखा होता है कि CM इसे देख चुके हैं और अप्रूव कर चुके हैं। इस तरह के प्रपोजल में अर्जेंसी का भी जिक्र नहीं होता है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रपोजल पर आपके हस्ताक्षर हों। मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में उपराज्यपाल ने कहा है कि हाल के महीनों में नियमित रूप से आपके कार्यालय द्वारा मेरे अनुमोदन के लिए या मेरी राय के लिए कई प्रस्ताव आए हैं। यह प्रस्ताव सचिव या अतिरिक्त सचिव द्वारा भेजे गए हैं। इस संबंध में आपका ध्यान कार्यालय प्रक्रिया नियमावली 2022 के पैरा 7(1)(4) की ओर आकर्षित किया जाता है। उन्होंने कहा है कि इसमें प्रावधान है कि अत्यावश्यक मामलों में जब CM दौरे पर हों या बीमार हों तो इस दौरान उनकी स्वीकृति टेलीफोन पर लिए जाने के संबंध में उनके निजी सचिव द्वारा लिखित में सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे मामलों में कार्यालय लौटने पर फाइल की पुष्टि प्राप्त की जाएगी। अपने भारतीय युवा दोस्त से मिले दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क से मिलना किसी भारतीय युवा के लिए इतना रोमांचकारी हो सकता है, इसका अंदाजा 23 साल के सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रणय पथोले की ट्वीट से पता लगता है। एलन मस्क से सोमवार को अपने भारतीय दोस्त प्रणय पथोले से आमने सामने मुलाकात की। आपको बता दूं कि प्रणय पथोले एलन मस्क के बड़े फैन हैं और उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा बताते हैं। दोनों साल 2018 से ही ट्विटर पर जुड़े हुए हैं। भारत की बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ काम करने वाले प्रणय पुणे के रहने वाले हैं। प्रणय ने स्वयं इस खास और उनके लिए यादगार मुलाकात के बारे में
ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि एलन मस्क, आपसे टेक्सास की गीगा फैक्ट्री में मिलना बहुत शानदार रहा। मैंने कभी इतना नम्र और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं देखा। आप करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। आश्चर्यजनक रूप से भारतीय युवा प्रोफेशनल प्रणय पथोले के इस ट्वीट को अब तक हजारों लोग लाइक कर चुके हैं। एलन मस्क से मुलाकात के लिए प्रणय को हजारों लोग बधाई संदेश भी भेज रहे हैं। अब एक और खबर सुप्रीम कोर्ट से। रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के सरकारी सुविधाओं में वृद्धि। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व जजों को सेवानिवृत्ति के बाद भी अब अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी। केंद्र सरकार ने उनकी सुविधाओं में वृद्धि और समयावधि संबंधी एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब उन्हें रिटायरमेंट के 1 साल बाद तक एक सचिव और एक ड्राइवर मिलेगा। इस नए आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के 6 महीने बाद तक दिल्ली में टाइप 7 के बंगले में बिना किराया दिए रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन और सुविधाओं से जुड़े कानून सुप्रीम कोर्ट जजेज यानी सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1958 की धारा 24 में केंद्र सरकार के पास यह शक्ति है कि वह जजों की सुविधाओं पर नियम बना सकती है। सरकार समय समय पर सुविधाओं की समीक्षा करती है और उसमें सुधार भी करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल भी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सुविधाओं में बदलाव किए थे। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस को पहले एक अर्दली, ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी को वेतन देने के लिए हर महीने 25,000 रुपये दिए जाते थे। इसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 70,000 रुपये कर दिया था। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जजेज अमेंडमेंट रूल्स 2022 लागू किया गया है। आपको बताते हैं कि क्या है ये नई सुविधाएं जो अब रिटायर होने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेज और चीफ जस्टिस को मिलने वाले हैं। पहला है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजों को रिटायरमेंट के 1 साल बाद तक कोर्ट की तरफ से एक शॉफर यानी ड्राइवर और एक कार्यालय सहायक मिलेगा। कार्यालय सहायक सुप्रीम कोर्ट के ब्रांच ऑफिसर के रैंक वाला अधिकारी होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और जज को सेवानिवृत्ति के 1 साल बाद तक उनके आवास पर सुरक्षा दी जाएगी। इसके लिए 1 साल तक व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे जो सुविधा इसमें शामिल की गई है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के 6 महीने बाद तक के लिए दिल्ली में टाइप 7 बंगला निःशुल्क दिया जाएगा, यानी उन्हें कोई किराया नहीं देना होगा। आगे की सुविधा और इसमें है, एयरपोर्ट के लाउंज में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस और जजों के लिए सम्मान प्रोटोकॉल मिलेगा। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हम दिन भर की खबरों को लेकर आपके पास हाजिर होते हैं। इसमें आपका सहयोग और समर्थन बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।